वेलकम बैक। देखिए हम लोग बात करेंगे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, यानी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उस पे ये हमारा लेक्चर रहेगा। तो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो तो कोई नया चीज़ नहीं है, बट एक बार हम लोग इसको रिकॉल करेंगे। और अगर आप सिस्टमेटिक ऑर्डर पे देखिएगा और जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो आपको काफ़ी जो है अच्छा लगेगा ये, और आपको एक लॉजिक से याद रहेगा। ठीक है, कुछ भी रटने का चीज़ नहीं है, सब आपको सिस्टमेटिक पैटर्न पे याद रहता है। क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका अपना एक हिस्ट्री है। ठीक है, कैसे कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ा, फिर फेलियर होने के बाद फिर नया इन्वेंशन आया, फिर लास्टली जो है वो एटम के लिए किस तरीके से क्वांटम नंबर्स जो है, जो 4 क्वांटम नंबर है, ठीक है, उनका यूज किया जाता है, शेल, सब सेल वगैरह। तो ये ऑर्बिटल का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, काफी मजेदार है। तो आप इसको लास्ट तक देखो। ठीक है, तो अभी तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेंगे, क्योंकि बेसिक्स भी काफी जरूरी है। अगर हम लोग कंपटीशन पर्पज से देखें, एग्जाम पर्पज से, तो न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आते हैं, तो कभी कभार बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है, सिंपल चीजें आपसे पूछ दी जाती हैं, तो इसलिए आपको सारी बातें पता रहनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले हमको जानना चाहिए एटम के बारे में वो है कि एटम का मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपके कोर्स में है, तो इसको आप लेकर टेंशन मत लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मास नंबर से। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है, तो देखो मास नंबर याद भी रहना चाहिए आपको। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एज मास नंबर। ठीक है जी, ठीक है, मतलब हम लोग सारी बातें पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ओके, ये आपको दिखता होगा यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है जी, तो इसी का मास जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तकरीबन एटम के मास को कंसिडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी लाइट पार्टिकल है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा कि इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा उस सब का हम लोग मास देख लेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर इक्वल टू क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है, मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्लस प्रोटॉन्स, मतलब उसमें कितना प्रोटॉन है उसमें कितना न्यूट्रॉन है इसको। ठीक है, तो न्यूट्रॉन में चूंकि कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इसको एन के ऊपर नॉट करके दिखाते हैं, और प्रोटॉन हो गया हमारा पी प्लस, क्योंकि पी पे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड है आपका, देखिए एटॉमिक नंबर। ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या है, तो देखिएगा एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, and atomic number is defined as number of protons in an atom। ठीक है, एटम नीचे लिखा हुआ है, कोई सुनिए। तो एटॉमिक नंबर क्या है, इस सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को आप जेड से डिनोट करते हो, और जेड क्या होता है, ये सिंपली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि उसमें कितना प्रोटॉन है। ठीक है, वही उसका एटॉमिक नंबर है। क्लियर है। अब देखिए जितना प्रोटॉन होगा, क्योंकि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होगा, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो वो भी उसका क्या हो जाएगा, वो भी उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बात लिखा हुआ है क्या, सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इक्वल, सो वी कैन से कि जो एटॉमिक नंबर जेड होता है वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ भी आप निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपली मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मतलब ए माइनस जेड। देखो ए क्या था, ए है आपका न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, और जो जेड है उसमें क्या है, उसमें ओनली प्रोटॉन है। ठीक है, तो जब हम ए में जेड को माइनस कर देंगे तो हमको न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने का सिंपल तरीका क्या है कि ए माइनस जेड कर दीजिए, यानी क्या कर दीजिए, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा कि उसमें कितना न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कोई भी एलिमेंट को जब लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है। सिंबल देखो ये है। ठीक है, कैसे क्या सिंबल होता है, सिंबल होता है एक्स, नीचे लिखते हैं जेड, ऊपर लिखते हैं ए। ठीक है, तो ये सिंबल है, मतलब अगर किसी एलिमेंट में मान लो कि कोई एलिमेंट है आपका, ठीक है, ऐसे क्लोरीन 1735 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्लोरीन एटम है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक जो मास नंबर है वो 35 है, ये ए है। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो आपका
17 है, ठीक है। तो आपको तो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद रखने चाहिए, ठीक है। मास नंबर गिवन रहता है बट वो अभी आपको याद रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग 11th वगैरह में काफी अच्छे से पढ़े, क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जेड यानी एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि आपको है सोडियम 1123, ठीक है, आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। तो इसमें एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। तो अगर आपको इसमें पूछे कि कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो सिंपली इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या, इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी 11। और यही क्या हो जाएगा, यही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए तरीका बताया गया है कि ए में जेड को माइनस कर दीजिए, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दीजिए। तो 23 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से काफी इजिली आप निकाल पाओगे। ओके, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोटॉन वगैरह ये सब आप पहले से जानते हो, बहुत कुछ इसमें नहीं करना है। बहुत अगर ज्यादा कुछ है इंपॉर्टेंट तो यही है कि याद रखिए कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इतना होता है 1.67 10⁻27 kg होता है, ठीक है। क्लियर है जी। और जो चार्ज होता है वो वही इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है, बस ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों का चार्ज एक ही होता है, बस पॉजिटिव निगेटिव का फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या है, द चार्ज ऑफ 3 प्रोटॉन, नहीं बल्कि यहाँ पे एक ही है ना, एक उसको सुधार लेना है, ठीक है। ये एक प्रोटॉन है, ओके। चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.2 10⁻31 kg। देख रहे हो कितना लाइटर है, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास आप देख रहे हैं 1.67 है, 10⁻27 kg है, ठीक है। ये इसका क्या देखो, इसका आप देख रहे हो 9.20 10⁻31 kg। तो यहाँ देखिए -31 है, यानी उससे 10⁻⁻4 गुना ये छोटा है, ठीक है। मतलब कितना जीरो लग जाएगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो लाइटर होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, वो लाइटर होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन आपका भारी होता है, ठीक है। फिर चार्ज दोनों में सेम ही रहता है, उसका जैसे 1.6 10⁻19 कूलम ये हो गया प्रोटॉन का, इसका 1.6 इसका सेम होगा, बस इसका आप लेंगे माइनस में, ठीक है जी। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बातें उसको एक बार रिकॉल कर लेना है, मास और चार्ज को। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इसका मास क्या होता है, मास देखो इसका वही मास है अबाउट जो लगभग आपका प्रोटॉन का मास है, ठीक है। लगभग प्रोटॉन के मास की ही जैसा इसका मास होता है, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है। डिस्कवरी की बात करें तो देखो एक्चुअली जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टीन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो है जूलियस पाकर ने किया था, इसका अगर हम लोग डिस्कवर का बात करें तो, ठीक है। और न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, ठीक है, नेम चैडविक। तो जेम्स चैडविक इसको बोलते हैं, ये चैडविक है, ठीक है। तो ये तो हम लोग कुछ यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं। रिलेटिव मास का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का -1 लेंगे तो प्रोटॉन का +1, ठीक है, न्यूट्रॉन का 0, ये रिलेटिव चार्ज है, ओके। अच्छा, मास, एक्चुअल मास का बात कीजिएगा तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है, ठीक है। ये सब अब जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कभी कभार आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब नेम है, पहले से पढ़ते हैं। और आइसोटोप्स क्या है, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है जी, ओके। मतलब ऐसे, अब देखो यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि ये सेम एलिमेंट का होता है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट का ऐसा एटम, सेम एलिमेंट का मतलब एलिमेंट बदलेगा नहीं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है 1H1 1H2, ठीक है, और 1H3, ये तो ये एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन, उसी का 3 एटम लिया गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 1H1 1H2 1H3 आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबका नीचे सेम है, नीचे अगर सेम है मतलब एटॉमिक नंबर अगर सेम है और मास नंबर अलग अलग है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका आइसोटॉप कहलाता है। यहाँ पे एक कार्बन वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका फेमस एग्जांपल है C612 C613 C614, ये सब कार्बन का आइसोटॉप कहलाता है। मतलब है एक ही एलिमेंट का बट अलग अलग इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। सबका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट का है। फिर इसके बाद देखो आता है आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार। अच्छा, ये बहुत लॉजिक याद रख सकते हैं, जैसे आप बोलो ना आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, ठीक है।
तो अब आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप्स लिखा हुआ है, तो ये सब जो भी है, ये सब ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब होता है क्या? सेम नंबर। तो यहाँ पे सेम नंबर से मतलब हो जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सेम एटॉमिक नंबर होगा, मास और डिफरेंट मास नंबर होगा, तो वो आइसोटॉप होगा। आइसोबर में क्या होगा? आइसोबर मतलब भार हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो जो भार होता है वो मास नंबर होता है, आइसोबार्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तो यानी सेम भार वाला, यानी सेम मास नंबर वाला, ठीक है। सेम एटॉमिक मास वाला कह सकते हैं इसमें, मास नंबर, ओके। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऊपर सेम रहेगा और नीचे अलग अलग होगा। तो जैसे ही नीचे अलग अलग होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, यानी क्या हो जाएगा? यानी वो डिफरेंट एलिमेंट का एटम हो जाएगा। तो डेफिनेशन देखो वैसे ही लिखा जाता है, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इस बार आप एलिमेंट चेंज करेगा चूंकि एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा है, ठीक है। हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबर्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये सब एग्जाम्पल याद भी रखना चाहिए, ठीक है। फेमस है, जैसे आर्गन है, ठीक है, आपका पोटेशियम है और कैल्शियम है। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18, सॉरी, तीनों का मास नंबर जो है वो 40 होता है, 40 40 40, ठीक है। बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 19 और 20। तो तीनों का देख रहे हो एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा? एलिमेंट अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग एटम होंगे, बट मास नंबर सबका सेम रहता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? आइसोटोन्स। द एटम्स हैविंग एलिमेंट्स विच कॉन्टेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि यहाँ पे क्लियर है, आइसो का मतलब सेम हो गया, ठीक है। टोन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसमें सॉरी न्यूट्रॉन्स, ओके। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स, ठीक है। तो अब तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसका एग्जाम्पल लिखने का तरीका ये होगा कि आप डिफरेंस को देखिएगा कि डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात आ रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है तो ऊपर में ए है, नीचे में जेड है, तो इसका जो डिफरेंस है यही क्या है? यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ये डिफरेंस एक रहना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पे, एक है आपका 14C6, 15N7 और 16O8, ठीक है। तो लिया गया है आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बट तीनों में जो डिफरेंस आप देखोगे ना, तो डिफरेंस 8 का डिफरेंस है, 14-6-8, 15-7-8 और 16-8-8। तो अगेन ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एटम होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में चेंज कर रहा है एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से आप आइसोटोन्स पता कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नाम से ही क्लियर है, आइसो मैंने सेम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो द स्पेसीज और एटम्स और आयंस, तो इसमें एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एटम का बात नहीं होगा। ऊपर में जो भी थे वो स्पेशली एटम के लिए थे, न्यूट्रल पोजिशन के लिए था। इस बार आपका आयन भी हो सकता है। तो द स्पेसीज और द आयंस कॉन्टेनिंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा? जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए जी? न्यूट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, एग्जांपल देखेंगे तो एक तो आपका लिया गया है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। एक है आपका O2- F- Na+ Mg2+ Al3+। तो काफी सबको लिखना भी काफी इजी है। आपको देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स लिखना है ना, तो सीरियल वाइज लिख लिए। ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया, सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, अल्युमिनियम ले लिया, ठीक है। ये सीरियल ऑर्डर पे है। अब आप देखिएगा कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर हम बात करें तो इसका होता है 8, ठीक है जी, इसका 9, इसका हम देखेंगे तो क्या होता है 11, इसका 12, इसका 13, ठीक है। बीच में वो इनर्ट गैस है, इसलिए उसको हम लोग नियोन को नहीं लिए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि अब आप देखो आपको क्या करना है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, बात समझिएगा। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सब में सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नीचे का जो नंबर है वो अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जैसे 8 है, 9 है, 11, ये सब इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो अब इनको अगर बराबर करना है तो हमको इसमें कुछ आयन दे देना पड़ेगा, कुछ चार्ज दे देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही अभी इसका नंबर है। बट तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है, तो हम इसको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 2-, ठीक है। तो माइनस कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो 8 था, 2 ले लिया, तो 8 2 क्या हो गया? 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 9 है तो माइनस कर दो, सिर्फ 1, ठीक है जी, सिर्फ माइनस लगा दो। तो माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब ये 1 गेन कर रहा है, इसका भी 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे +1 लगा दीजिए, 11 में 1 निकल गया तो फिर से 10 हो गया। यहाँ पे 12 है, +2 कर दीजिए तो प्लस चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन को देने से, तो 2 दे दिया तो फिर 10 बचा, ठीक है। ये 13 है, इसमें आप +3 कर दीजिए तो इसमें से भी 3 निकल गया। तो इस तरीके से आप काफी सिंपली लिख सकते हो कि सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो ये सब सिंपल चीजें हैं, सबको याद रखना है।
आगे देखिए क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब देखो यहाँ से मॉडल ऑफ एटम को जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो कोशिश की थी वो थॉमसन ने किया था, ठीक है। थॉमसन ने क्या किया ना कि वाटरमेलन खाते हैं ना हम लोग, ठीक है। वाटरमेलन गर्मियों में बहुत चलता है, तो उसमें आप देखोगे कि रेड होता है और बीच में ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, ठीक है। तो बस उसी वाटरमेलन की तरह थॉमसन ने कहा कि ऐसा ही एटम होता होगा, ठीक है। तो इसको जो है प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। प्लम पुडिंग का मतलब वही है कि जैसे आपको वाटरमेलन दिखता है, ठीक है, तरबूज, उसा कि उसमें क्या है कि उसमें काले काले बीज हैं, तो उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। बीच में थोड़ा ज्यादा रेडपन हो, ज्यादा लाल लाल ज्यादा होता है गहराई के साथ में, तो उसको न्यूक्लियस ट्रीट किया गया, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग का था कि भाई एटम है, तो उसमें ऐसी ही बात आई कि उसमें पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, चलो ठीक है। तो बट बहुत ज्यादा प्रॉपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। बट फिर भी इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। ये पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें वो यही है कि स्टार्ट जस्ट इन्होंने एक किया था, एक व्यू रखा था कि हाँ भाई इस तरह का ही हो सकता है। और काफी कुछ आप देखिएगा कि एकदम बिल्कुल नॉनसेंस वाला काम भी नहीं था। आगे चल करके आप देखेंगे तो आप अच्छे से तरबूज को देखिएगा तो वैसे ही लगता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, कुछ शेल बना करके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो हम चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब चलो जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे को बात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सेकंड मॉडल है, ठीक है, वो है रदरफोर्ड का, जिनको के फादर ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में एक काफी अच्छा जो है कह सकते हैं कि अपना आर्टिकल दिया कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बाकी कोई एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए, लेकिन अब जो है रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, बहुत थिन फॉइल ऑफ गोल्ड लेकर के उसमें क्या किया था, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग किया था, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग करने से उनको ये पता चल जाता कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, एक बार बस रिकॉल कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने 1911 में बॉम्बार्डिंग किया था ए थिन शीट ऑफ गोल्ड, ठीक है, विथ ए अल्फा पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ऑन स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल सम ऑफ द पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड प्रोड्यूस्ड फ्लैशेस ऑन ए सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट placed on the back at the back of the gold foil. These tiny flashes were observed by movable microscope. The observations made in this scattering experiment were as follow. तो एक्चुअली जो अल्फा पार्टिकल से जो बॉम्बार्डिंग किया गया, ठीक है, और जो मूविंग माइक्रोस्कोप से जो फ्लश को नोटिस किया गया, ठीक है, चमक को जो नोटिस किया गया, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से नोटिस किया गया है चमक को। तो एक्चुअली इससे जो है ना रदरफोर्ड ने कुछ जो है अपने अजम्पशंस निकाले हैं, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट थे। पहला उन्होंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द, तो ये देखो जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, याद रखिएगा, ये इसका एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, मॉडल नीचे आएगा, ठीक है, मॉडल नहीं दे रहा हमें। इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पासेस थ्रू द मेटल आर अनडिफ्लेक्टेड। इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या है, बगैर डिफ्लेक्ट किए सीधा निकल गए, ठीक है, बगैर डिफ्लेक्ट किए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ अल्फा पार्टिकल में क्या है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आया और वो बिल्कुल सीधा निकल गया स्ट्रेट लाइन में। आप देख पा रहे हैं इस तरह का लाइन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं बहुत ही स्मॉल एंगल से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत छोटा एंगल से वो डिफ्लेक्ट किए, मतलब ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे और ऐसे डिफ्लेक्ट किए, बहुत छोटा सा एंगल है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ए वेरी फ्यू ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू as much as 90 डिग्री और इवन लार्जर एंगल वे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम देयर पाथ। अच्छा, कुछ के बारे में इन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ तो ऐसे हैं जो थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ जो है 90 डिग्री से भी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ को तो इन्होंने देखा कि एकदम जिस पाथ से आए उसी पाथ से वापस बैक हो गए, जिस पाथ से आए थे उसी पाथ पे क्या हो गया, बैक हो गए, ठीक है। अब यहां से जो है बिल्कुल आसानी के साथ में जो है एक मॉडल तैयार हो जाता है, ठीक है। क्या, तो देखो अब इन्होंने जो मॉडल तैयार किया वो ये कि पहला ये कि यहाँ पे पहली बात ये आ रही है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी और हॉलो, ठीक है। तो देखो चूंकि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग हुआ था, तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग अगर हुआ है, ठीक है, और एटम पे आपने किया है, तो डेफिनेटली अल्फा क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो
अगर ये सीधा निकल गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पे एकदम कुछ था ही नहीं, इसलिए कि अगर वहां पे न्यूक्लियस होता या कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो ये इसको क्या करता, ये इसको प्लस प्लस में रिपल्सन होता, ठीक है। ये क्या हो जाता, ये डिफ्लेक्ट कर जाता, या तो हेड टू हेड होता तो वापस बैक हो जाता, ये डिफ्लेक्ट कर जाता, कुछ भी हो सकता था। बट अगर सीधा निकल गया, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ नहीं था, तो इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल चूंकि सीधा निकल गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपके बगैर किसी तरह के डेविएशन के सीधा निकल गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है, वो एम्प्टी है, ठीक है। सेकेंड बात ये है कि अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड हैविंग कंसिडरेबल मास कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाई सम हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और थोड़ा इसमें मास भी होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली डिफ्लेक्ट सिर्फ किससे होता है, सिर्फ एक हैवी पॉजिटिव चार्ज से हो सकता है, ठीक है। The small angle of deflection of alpha particle indicated the presence of heavy positive center in the atom. Rutherford named this positive center as nucleus, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि हम लोगों ने ये देखा, मतलब ये नोटिस किया गया कि कोई बीच में कोई छोटा सा स्पेस है, ठीक है। उस स्पेस से क्या हो रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो ऐसे निकल जा रहे हैं, मतलब थोड़ा उसमें लाइट डिविएशन आ रहा है, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो थोड़ा ज्यादा डिविएट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो कि वापस आ जा रहे हैं। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, अनडिफ्लेक्टेड निकलने का मतलब है कि ज्यादातर जगह खाली है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पर जरूर कोई ऐसा रीजन है जहां पे क्या है, कुछ पॉजिटिव हैवी पार्टिकल है, लाइक प्रोटॉन, ठीक है, जिसकी वजह से जब कोई अल्फा पार्टिकल उसके बाउंड्री से ऊपर से होकर जाना चाह रहा है तो वो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, डेविएट हो जा रहा है, ठीक है। कुछ तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव हेड टू हेड आ रहा है तो वापस उसी में लौट जा रहा है, और कुछ जो है मतलब कि उसके कह सकते हो कि बिल्कुल हेड टू हेड नहीं बट उसके आजू बाजू के पास जा रहा है, तो वहां पे भी ज्यादा रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, एक तो बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है, एक हो रहा है 0 to 90 के बीच में, एक हो रहा है आपका 90 to 180 के बीच में, और कुछ तो 180 से आपका क्या हो जा रहा है, वापस बैक हो जा रहा है, ठीक है। तो जो 180 से वापस बैक हो जा रहा है इसका मतलब है कि उसका जस्ट सामने ही न्यूक्लियस का पूरा चार्ज है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बात लिखी हुई है कि अल्फा पार्टिकल्स विच मेक हेड ऑन कोलिजन विथ हैवी पॉजिटिव सेंटर आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ सच अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, द स्पेस ऑक्युपाइड बाई द हैवी पॉजिटिव सेंटर मस्ट बी स्मॉल, ठीक है, मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो ये बोल रहा है कि कुछ जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है जस्ट सामने से, तो हेड ऑन कोलिजन में ये सारा आ जाएगा, वैसे ये भी आ गया, ठीक है, और जो इसके जस्ट बाजू में होगा जो इस तरह से डिविएट करेगा तो वो भी, तो जो मतलब 90 to 180 के बीच में आ रहा समझ लीजिए जिसका डिविएशन, इसका मतलब है कि 90 डिग्री से ज्यादा से डिविएट कर रहा है ना वो, इसका मतलब है कि वो जो है उसके सामने ही न्यूक्लियस है। और चूंकि ऐसे पार्टिकल बहुत कम है अल्फा पार्टिकल के जो 90 से 180 के बीच में यानी हैवी एंगल से डिविएट किए हो, ठीक है, चूंकि हम देख रहे थे क्या कि बहुत ही कम ऐसा पार्टिकल है जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल से डिविएट करता है, ये बहुत कम पार्टिकल है, बहुत थोड़ा पार्टिकल। इसका मतलब है कि यही थोड़े पार्टिकल जरूर जो है न्यूक्लियस के सामने आ गए होंगे, यानी न्यूक्लियस का जरूर स्पेस काफी छोटा है, तभी बहुत कम पार्टिकल ऐसे डिविएट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके प्रेजेंस की वजह से कुछ पार्टिकल 90 डिग्री से कम एंगल पे बहुत ज्यादा डिविएट कर जा रहे हैं, ठीक है, बट जो बिल्कुल अनडिविएटेड निकल जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो खाली पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने काफी अच्छे से न्यूक्लियस का एग्जामिनेशन किया कि जरूर न्यूक्लियस यानी कोई हैवी पॉजिटिव सेंटर तो एटम में है। तो इनकी जो असल में जो इनका जो वर्क है ना, तो न्यूक्लियस के लिए जाना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए इन्होंने काफी मेहनत किया और इनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है, न्यूक्लियस को काफी अच्छे से मेजर करने में हेल्प करता है कि न्यूक्लियस तो है, यानी एक हैवी पॉजिटिव सेंटर तो है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या हुए हैं 90 to 180 डिग्री पर डेविएट हुए हैं, कुछ तो वापस आ गए। हाँ, बहुत ज्यादा अनडेविएटेड रहे तो वो तो जो है एटम का ज्यादातर भाग खाली है, इसलिए तो वो खाली भी नहीं है, उसमें बीच में आगे चल करके हम देखे हैं कि किस तरह से सेल है, दो सेल के बीच में गैप है, ठीक है, एक सेल में सब सेल वगैरह, तो ये खैर, लेकिन इनका जो अपना वर्क है ना वो इंपॉर्टेंटली किसके लिए है, न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इनका मॉडल यहाँ पे आ जा रहा है, क्या मॉडल आ रहा है, इनका मॉडल आ रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडल आर। तो अब इन्होंने जो मॉडल तैयार किया उसके जो मेन पॉइंट्स है वो देखिए नीचे में ये वाले,
इसमें देखो जो फर्स्ट नंबर है मॉडल में वो क्या है, तो देखिए अब यहां से बिल्कुल कंक्लूजन आ रहा है इनका। पहला ये कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस है एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे जो मोस्टली जो मास ऑफ एटम है वो उसका ही मास है, मतलब जो मास एटम का जो मास है वो असल में न्यूक्लियस के मास की वजह से है, तो सारा मास कह लो न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये आ गया। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर विद द साइज ऑफ एटम। तो एटम की तुलना में जो न्यूक्लियस है वो काफी छोटा होता है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे आ गई। तो मतलब पहला हिस्सा ये कि एटम का ज्यादातर भाग खाली है। दूसरा ये कि इसके सेंटर में एक छोटा पार्ट है जिसमें इस पूरे एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, नंबर 3, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट एट वेरी हाई स्पीड्स। The electrostatic force of attraction between electron and the nucleus is balanced by centrifugal force acting on the revolving electron. अब देखिए यहाँ पे इनका ये फेल्यूर वाला पार्ट है कि देखो मतलब कि इनके एक्सपेरिमेंट से तो हम लोगों को न्यूक्लियस का पूरा पता चल रहा है, अंदाजा लग रहा है, लेकिन अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये जो इनका कहना है, तो ये कहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है, किस स्पेस में मूव कर रहे हैं, किस पाथ में कर रहे हैं, क्या हर जगह कर रहे हैं, क्या न्यूक्लियस से सट के कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने दिया। बस इन्होंने दिया कि मूव कर रहे हैं। तो इसका इनका ये वाला जो बात है ना कि मूव कर रहे हैं, तो ये ज्यादा क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इसमें। ठीक है, और फिर के दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो ये सब नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी लॉस तो होता है बट ट्रांसफॉर्म होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर कुछ ना कुछ कमी आएगी तब तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ इन्होंने जानकारी नहीं दिया। ओके, फिर आगे देखो इन्होंने फोर्थ बात क्या है, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये तो ठीक है कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, बट ये तीसरा वाला में दमखम इनका नहीं था। ठीक है, इसी की वजह से इनका मॉडल पूरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट इनको न्यूक्लियस के लिए अवार्ड मिला। ठीक है, कि इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया है डेफिनेटली। तो अब इसका देखो ड्रॉबैक यही आ गया कि ड्रॉबैक क्या कि पहला तो ये स्टेबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी वही जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कि जहां इलेक्ट्रॉन गिरेंगे या इस तरीके से अगर फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस में तो फिर तो वो स्टेबल ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि उनका एनर्जी लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे करते 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 गिर जाएगा आकर के, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर यह है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे कैसे, शेल में होंगे, सब सेल में होंगे, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसका कोई जानकारी इनके पास में नहीं है। रदरफोर्ड्स मॉडल आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन डेफिनिट लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस हैं तो उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको लेकर के इनका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, बट ये ड्रॉबैक इनका पूरा ड्रॉबैक ही नहीं है, बल्कि इनको रदरफोर्ड के लिए, इनको न्यूक्लियस के लिए इनको जो है काफी अवार्ड मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस के ये फादर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था इनका, और यही सबसे पहला कह सकते हैं एक डिजायरेबल स्ट्रक्चर है एटम का जिसकी खूब सराहना हुई। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक है। अब जिसके बाद जो बोर्स आ रहे हैं ना, तो बोर्स एक्चुअली रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल से काफी कुछ सीखा है। ओके, और न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट तो ही एक कह सकते हैं कि इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको वो सुलझा दिए। तो अब बोर्स के पास में ये सिर्फ ये चैलेंज था कि ठीक है इलेक्ट्रॉन तो घूमता है बट कैसे घूमेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होगा तो वो क्यों नहीं गिरेगा, जब इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वो अपना शेल कैसे चेंज करेगा, ये सब पे आधारित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बोर्स का मॉडल है एटम का, तो एक्चुअली रदरफोर्ड और बोर्स को मिलाने से एक एटम का मॉडल तैयार होता है। ठीक है, बट फाइनली आपको पता है कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके बाद ये सारे ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, लेकिन यह है कि न्यूक्लियस वाला रहेगा, इलेक्ट्रॉन वाला तो फिर भी काम नहीं करेगा। तो रदरफोर्ड में जो कमी है उसको बोर्स ने दूर किया है। तो बोर्स का जो थ्योरी है एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन का लिमिटेशन थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ होंगे।
ठीक है, किस एनर्जी वाला होगा तो वो किस शेल में होगा। अगर कभी इस तरह से एनर्जी लॉस होता है, गिरने की बात आती है, या अगर एनर्जी गेन करता है और जंप करके ऊपर जाने की बात होती है, तो किस तरीके से वो करेगा कि एटम की स्टेबिलिटी बरकरार रहे, इस पे बोर्स ने काम किया है। तो सिस्टमेटिक हम लोग इसको देखेंगे। तो बोर्स वाले लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे जो रिलेटेड जो एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको थ्योरी से ही पकड़ में आ जाएंगे, आपको मजबूती से इसकी तैयारी करके रखनी है, ठीक है। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था ये लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।